सबसे पहला नंबर पे कि नाभि के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है। क्वेश्चन का बोल रहा है कि नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ये कुछ चीज़ें देखिए, नाभि के अलावा कोशिका जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। क्या बोल रहा है कि नाभि के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में जो है डीएनए पाया जाता है, जो कि आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए की खोज जो किया था फ्रेडरिक मेशर ने, किसने किया था? फ्रेंड ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेशर ने किया था। तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल याद रखिएगा, वीवीआई को ये मारिएगा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। ठीक है। नाभि के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका 2-3 पॉइंट वीवीआई है। पहला, नाभि के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो कि आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए की जो है, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मेशर ने की थी तथा डबल हेलिक्स मॉडल जो है जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ठीक है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है आपका क्लोरोप्लास्ट में बदलता है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पनहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या एक पादप कोशिकांग है जिसमें पनहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। करेक्ट आंसर 3 का सी। अगला है कि साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो 46। देखिए, मनुष्य एक लिंगी प्राणी है जिसमें गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 जोड़ी यानी 46 पाई जाती है। पुरुषों में 44+XY, जबकि स्त्रियों में 44+XY XX गुणसूत्र होते हैं। यानी पुरुषों में जो है XY होता है और महिलाओं की बात करेंगे तो XX होता है। ठीक है। स्त्री में 22 जोड़ी गुणसूत्र यानी 44 ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र पुरुष में जो है XY तथा महिलाओं में XX होता है, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। XY गुणसूत्र मिलता है तो पुत्र बनता है और XX मिलेगा तो पुत्री बनेगा। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? तो कितना जोड़ा पाया जाता है बच्चा? तो ये पाया जाता है आपका 23 जोड़ा यानी 46 गो। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो उत्परिवर्तन जो है अधिक विविधता का कारण होता है। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो याद रखिएगा, छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति तो आपका नहीं ना पाया जाता है जी। तो ये बी कोशिका भित्ति की वजह से भिन्न होती है। 8 का जो है बी करेक्ट आंसर। देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण जो है कोशिका भित्ति होती है। मतलब पौधे में जो है कोशिका भित्ति होती है,
जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। तो कोशिका भित्ति क्या चीज़ से बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा हरे पौधे में कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में इसका अभाव होता है। मतलब पादप और जंतु कोशिका में अंतर यही है कि पादप में आपका कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि सेलुलोज से बना होता है, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में आपका हरित लवक पाया जाता है, जो कि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो पहला नंबर पर दे रहा है कि सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु और नीरहरी सवाल छोड़ करके शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन की क्रिया जो है प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन संबंधित प्रारंभिक क्रिया कोशिका द्रव में ही होती है तथा शेष क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसांग या पावर हाउस कहा जाता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है बेसिकली जीवाणु और नीरहरित सवाल को छोड़ करके जितने भी सजीव पादप है सब में पाए जाते हैं। ठीक है, एवं जंतु कोशिका में भी शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। मतलब दो चीज़ को छोड़ करके, एक हो गया आपका जीवाणु, दूसरा हो गया नीलहरित सवाल, ये दोनों को छोड़ करके सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। श्वसन की क्रिया जो है अधिकतर जो है कोशिका द्रव में होता है, और जो बचा खोचा होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, और अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो कोशिका का श्वसन या पावर हाउस कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला देखिए 12 नंबर, कोशिका के शक्ति का स्रोत है। माइटोकॉन्ड्रिया प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ये प्रोटीन एवं लिपिड दोनों से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें, बाहर का एवं भीतर का परत प्रोटीन का तथा मध्य वाली परत जो है लिपिड द्वारा बना होता है। मतलब बाहर का भीतर का परत प्रोटीन का बना रहेगा और मध्य वाली परत लिपिड का बना होता है। वर्तमान में कोशिका झिल्ली की संरचना संबंधित सिंगर एवं निकोल्सन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। तो सिंगर और निकोल्सन ने जो कोशिका झिल्ली का अवधारणा दिया था वो सबसे ज़्यादा मान्य है। इसके अनुसार क्या है कि कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड की दो परतें होती हैं जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं। कोशिका झिल्ली में क्या होता है कि फास्फोलिपिड के दो परतें होते हैं जिसके बीच में कुछ प्रोटीन होते हैं। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली क्या है? अर्धपरगम्य झिल्ली सजीव झिल्ली होती है जो प्रत्येक सजीव कोशिकाओं के जीव द्रव्य को घेरे रखती है। ठीक है, रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था कि कोशिका झिल्ली बाहरी और भीतरी में प्रोटीन द्वारा बना होता है तथा मध्य वाली परत लिपिड से बना होता है। कोशिका झिल्ली के संरक्षण संबंधित सिंगर और निकोल्सन द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। कोशिका झिल्ली में जो है फास्फोलिपिड की दो परत होती है और बीच बीच में कुछ प्रोटीन होता है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। कि देखिए, लसिका कोशिकाएं क्या होता है? तो लसिका कोशिकाएं को हम लोग लिम्फोसाइट सेल के नाम से भी जानते हैं। एक प्रकार का श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण जो है लसिका ग्रंथि, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। तो लसिका ग्रंथि क्या है? श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथि, तिल्ली और थाइमस में होता है और अस्थि मज्जा में भी होता है। ठीक है, लसिका कोशिका दो प्रकार का होता है जो कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट लसिका कोशिका दो प्रमुख प्रकार है। ठीक है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें जो है तीसरा और चौथा सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रों संजीवित हो सकती है। भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो पहला दूसरा जो है आपका गलत है। बीज फुटपी अवास्तव पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है, गलत है। स्तंभ कोशिकाओं बीज फुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है, यानी 3 4 सही है। डी करेक्ट आंसर। स्तनधारियों में मोटे तौर पर 2 प्रकार की स्तंभ कोशिकाएं पाई जाती हैं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं, वयस्क स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं बीज फूटी अवस्था में उत्पन्न होती हैं, जबकि वयस्क क्या बोल रहा है, जबकि वयस्क जो है कोशिकाएं विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है। वर्तमान में ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि भ्रूण या बीजपुटकाओं को जो है नष्ट किए बिना नई मानव भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं प्राप्त की जा सके। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती है। इसके अतिरिक्त भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिकाओं रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया गया है। इस प्रकार डी अभिष्ट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संबंध में असत्य है? गलत बोल रहा है। तो ये प्राणियों के जीवन भर स्वयं गुणन करती है, सही है। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। स्तंभ कोशिकाएं क्या क्या करती है, देखिए। स्तंभ कोशिकाएं जो है प्राणियों के जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं का बना होता है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती है, जो कि डी गलत है। अगला देखिए क्या बोल रहा है कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिकाएं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। एप्टोसिस कहा जाता है 18 का ये। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है ग्लूकोज का अपघटन। अब देखते हैं आनुवांशिकता के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान आनुवंशिकता विज्ञान के जनक कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है इसको है आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने मटर का पौधा का चयन किया था। आनुवंशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है, तो यही है जीजे मंडल। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित किया करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया था वह क्या था, गार्डन पी या मटर का पौधा। इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रभाविकता का नियम भी दिया था, पृथक्करण का नियम दिया था और स्वतंत्र अपविभजन का नियम दिया था। कौन कौन? प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, साथ ही साथ स्वतंत्र अपविभजन का नियम भी दिया था, 3। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था वह लैंगिक जनन पर आधारित है। जीनोम मैपिंग इनमें से संबंधित है। जीन्स के चित्रण से, 5 का बी। जीवों में आनुवंशिकता लक्षण संतान में लाए जाते हैं। जीवों में जो है आनुवांशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, तो लक्षण का ट्रांसफर कैसे होता है भाई, तो क्रोमोसोम के द्वारा, 6 का बी। जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए को बोला जाता है। एक जीन में डीएनए अणु के जो है 5000 से लगभग 10 लाख जोड़ी जो है न्यूक्लियोटाइड्स, 1 लाख मोनोमर्स अणु होते हैं। तो अगला देखिए कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन, 8 का ये। हमारे शरीर में आनुवांशिक इकाई को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिक इकाई जो है आपका जीन होता है, 9 का सी।
किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है? तो गुणसूत्र की संख्या हमेशा स्थिर रहती है। गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी बोला जाता है। जीव कोशिका में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, या प्लोमान जीन भी बोलते हैं उसको? तो बार बार जंप करेंगे तो बारबारा मेलिक-टोंक ने। 12 का सही। अगला देखिए 13 नंबर में, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? तो टायरोसिन जो है एमिनो अम्ल नहीं बनाता, जबकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन ये एमिनो एसिड बनाता है। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए की खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था, ये गलत अवधारणा है। ग्रेगर मेंडल ने आपका जो है आनुवंशिकता का नियम दिया था। ठीक है, तो डीएनए की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मियेशर ने। याद रखिएगा, फ्रेडरिक फ्रेडरिक जो है मियेशर नाम है उनका। फ्रेडरिक मियेशर ने जो है डीएनए की खोज किया था। तो इसमें से कोई सही नहीं है आपका। ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा इसका। ये गलत अवधारणा है कि जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी, जबकि पहचान सर्वप्रथम जो है डीएनए की पहचान सर्वप्रथम स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मियेशर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? द्विकुंडलिनी संरचना बोल रहा। ये किया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा। राइबोजाइम्स होते हैं 17 के बी आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोजाइम्स उसी को बोलते हैं, यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोजाइम्स। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति को अपनी कोशिकाओं में डीएनए के में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? बोल रहा है कि कोई काम कर रहा है, डॉक्टरी काम कर रहा है सपोज कीजिए, तो वहाँ पे डीएनए का खतरा रहता है। किस चीज़ में? कार्बन-14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने में, एक्सरे तकनीक में, कोयला खनन में, रंगरेज और इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक्सरे तकनीक में जो है डीएनए का जो है अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। 18 का जो है। अब हम लोग पढ़ेंगे जैव उर्वरक के बारे में, बायो फर्टिलाइजर। देखिए क्वेश्चन है जैव उर्वरक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैव उर्वरक का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों के जीवाणुओं से युक्त खाद है। जैव उर्वरक क्या होता है? सूक्ष्म जीव व जीवाणुओं से युक्त खाद। ठीक है, चलिए तो पहला नंबर पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किन किन का उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो जैव उर्वरक कौन कौन है? तो इसमें एजोला है और नीलहरी शैवाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। देखिए नाइट्रोजन स्थितिकरण वाले जैव उर्वरक के बारे में हम बात करेंगे, तो नाइट्रोजन स्थितिकरण में राइजोबियम आता है, एजोटोबैक्टर आता है, एजोस्पिरिलम आता है, एसेटोबैक्टर, नीलहरी शैवाल, एजोला। फास्फोरस घुलाने वाला जैव उर्वरक कौन कौन से है? वैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। ठीक है, और पौधे की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाला राइजोबैक्टीरियम जो है स्यूडोमोनास की प्रजाति है। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हम राइजोबियम, एजोला, नीलहरी शैवाल उपयुक्त सभी का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? नीचे दिए कूट से सही उत्तर है। तो एजोला तो यूज करते ही है, नीलहरी सवाल यूज करते ही है, तो 1 2 करेक्ट आंसर है। साथ में जो है 3 नंबर अल्फ़ा अल्फ़ा जो आ जाएगा, तो स्टार लगा हुआ है। क्या है? 2 ही है, एजोला है आपका, नीलहरी सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जो है यूज किया जाता है? तो एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा, एनाबीना में जो है माइकोराइजा है। नाइट्रोजन स्थिति करने के लिए जीव नहीं है। पूछ क्या रहा है? नाइट्रोजन स्थितिकरण करने वाला जीव नहीं है, तो इसमें जीव नहीं है जो है आपका माइकोराइजा। नॉर्स स्टोक्स, एजोटोबैक्टर, एनाबीना जो है आपका नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए काम आता है, लेकिन आपका माइकोराइजा जो है नहीं आता। नाइट्रोजन स्थितिकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 के ये दालें। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का सी एजोला। निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक है? 7 का डी एजोला। पशु विशेष दुधारी गो के अनुरूप भोजन के रूप में उपयुक्त जैव उर्वरक है। 8 का बी एजोला। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर सम्मिलित नहीं है। देखिए, नीलहरी सवाल जैव उर्वरक है, सही है। क्रायोसोपा जो है महानियंत्रण से संबंधित है। बायो 902 सरसों का कलाई कौन है? जबकि एजोटोबैक्टर भी जो है आपका नाइट्रोजन स्थितिकरण में जो है मुख्य भूमिका निभाता है। तो 9 का डी जो है जीव कीटनाशक, जैव कीटनाशक बोल रहा है, जो कि गलत हो जाएगा, तो डी करेक्ट आंसर। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रह करके असजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण करता है। निम्नलिखित फसल में से नीलहरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि नीलहरी शैवाल जो है जैव उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। तो नीलहरी शैवाल जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है धान की खेती में। अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर में नीलहरी शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन आपूर्ति हेतु किया जाता है धान में। निम्न में डैश के साथ मिलाने से एजोला का अच्छा उर्वरक बनता है। तो एजोला में नीलहरी शैवाल मिलाने से जो अच्छा उर्वरक बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एजोला बहुत जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका साचारी है। 13 नीलहरी शैवाल। एजोला है एक। 14 के जलीय फर्न। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जलीय फर्न है जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एजोला। निम्नलिखित से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? 16 के साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका भी हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। फसल उत्पादन में नाइट्रोजन उपयोग की क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। उर्वरक की मात्रा बार बार प्रयोग करके, नाइट्रोजन अवरोधक का प्रयोग करके, नाइट्रोजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरक का प्रयोग के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, बी नंबर। कुछ बैक्टीरिया नीलहरी शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचित करने का कार्य करता है। उनमें से कुछ हरे पौधे के सहयोगी तथा सहजीवी के रूप में जीवित रहते हैं, जो झुंड विशेष में प्राप्त होता है। तो देखिए, सोयाबीन में जो है, सोयाबीन की अगर हम बात करेंगे तो सोयाबीन में पाया जाता है रेजोबियम जैपोनिकम। जैपोनिकम, जय जय हो सोयाबीन। 3 पत्तीय घास में रेजोबियम ट्राइफोली पाया जाता है। 3 पत्तीय में ट्राई वाला पाया जाता है। लूसन जो है राइजोबियम मेलिलोथी है। और जलीय फंड जो है एनाबीना जोला हो जाता है। ठीक है। और गुनेरा मैक्रोफाइला नॉस स्ट्रोक मस्कुरस है। ठीक है। तो विभिन्न फसल में जो है अलग अलग तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थितिकरण के लिए उत्तरदायी है। तो सोयाबीन में ये पाया जाता है, 3 पत्तीय घास हो गया, लूसन हो गया, जलीय फर्न हो गया, और गुनेरा मैक्रोफाइला में। ठीक है। अगला देखिए, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? बायोचार की बात कर रहा है। तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सही है।
जब बायोचर विधिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। दो भी सही है आपका। जब बायोचर विधिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उसके वृद्धिकर माध्यम का जल धारण क्षमता अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो तीनों सही है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पौधे में नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक नहीं है, नहीं है बोल रहा हूँ। तो धान का पौधा, दलहनी फसलें यथा चना, मटर, सेम, अरहर आदि के मूल ग्रंथि का विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थितीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में क्या होता है? प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसकी पूर्ति हेतु यूरिया, नील हरित या इजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। 2,4-D क्या है? 2,4-D खरपतवारनाशी होता है। 2,4-D का मतलब होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैवनिम्नीकरण कचरे के अपघटन के गड्ढे में होता है, यह सही है आपका। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है, ये भी सही है। गड्ढे में अपशिष्ट पदार्थों की निम्न प्रक्रिया को केंचुआ धीमा कर देता है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र, सब्जियों का अपशिष्ट आदि होते हैं। तो डी भी सही है। सी जो है आपका गलत है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर की क्रिया विज्ञान एवं कंकाल एवं मांसपेशीय तंत्र। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नंबर में है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो जल का बना होता है। जल कितने परसेंट होता है? लगभग 60 से 70% के आसपास में रहता है। ठीक है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है 2 का C 65%। मानव शरीर में होता है ए लगभग 70% पानी। मानव शरीर का तत्व सबसे प्रतिशत सबसे अधिक होता है तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है सबसे अधिक होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन, पाया जाने वाला तत्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है O2, उसके बाद जो है कार्बन, देन हाइड्रोजन, उसके बाद में नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है लगभग 65%, कार्बन 18.5%, और आपका हाइड्रोजन जो होता है 9.5% के आसपास में, और नाइट्रोजन 3.2%। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 5 का C ऑक्सीजन। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा, फास्फोरस, सोडियम, कैल्शियम में से पूछ रहा है तो कैल्शियम हो जाएगा। वयस्क मानव में अस्थियों की संख्या 206। अगला, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, तो 20 साल में बच्चा जवान हो जाता है तो हड्डियों की संख्या 206 होगा, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो एस्टिपीज। एस्टिपीज जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, और फीमर जो है जांग में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है कौन सा है? फीमर है। और सबसे छोटी हड्डी एस्पिटीज, स्टेपीज। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियाँ कितनी होती है? तो मानव की खोपड़ी में जो है कुल कितनी अस्थियाँ पाई जाती है? 28 पाई जाती है। ठीक है, 8 जो है मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क का खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियाँ 14 जो है हड्डियाँ हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है।
छह मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियाँ होती है जो कि सुनने में सहायक होती है। तो यदि याद रखिएगा, कान में कितना हड्डी होता है? छः। ठीक है। कपाल में कितना होता है? 8। और फेस की बात करेंगे, जो चेहरे को बनाते हैं, उसमें कितना होता है? 14। ठीक है। अगला देखने में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हड्डी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। अगला देखिए कि मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो पसलियों की संख्या जो है 12 होती है, यानी टोटल 24। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ये ठोस होती है। ठीक है। जांघ में जो है सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जांघ में टिबिया तथा फिबुला नामक दो हड्डियाँ होती हैं, जबकि जांघ में कौन कौन हड्डी होती है? आपका टिबिया और फिबुला। शल्यक्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, यानी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, प्रत्यास्थ इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डी को एक साथ पकड़े रहती है उन्हें कहते हैं? तो इसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट को हिंदी में स्नायु भी बोलते हैं अपन। तो ये स्नायु करता है क्या कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। दांतों पर जमी परत बनी रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल, बैक्टीरिया से। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान 7 से कम होने के कारण ये अम्लीय होता है। दांत की परत में खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नाखून मृत कोशिकाओं के द्वारा बना हो रहते हैं और जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। और नाखून में जो है क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कीराटिन प्रोटीन पाया जाता है। ये देखिए अल्फा क्रिएटिन से बने होते हैं। अस्थि तथा दांत निर्माण हेतु किनकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम फास्फोरस। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण में मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है बोल रहा। तो आयोडीन का आवश्यक नहीं होता। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए यूज किया जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। ठीक है। मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 2 बार विकसित होता है आपका 20 दांत। दांत 4 प्रकार का होता है, कृंतक होता है, रत्नक होता है, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक या चवर्णक। ठीक है। कृंतक को हम इंसीजर बोलते हैं, रत्नक इन कनाइन, और चवर्णक जो है मोलर, और प्रचवर्णक प्रीमोलर। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर की सबसे दृढ़ भाग है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंत वल्क। दंत वल्क को इंग्लिश में जो है इनेमल बोलते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे कठोर ये मतलब ये होता है पार्ट होता है। ठीक है। ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है। इतना कठोर होता है कि फौलाद से टकराएगा तो इसमें से चिंगारी निकलेगी। तो ये क्या है? दंतवल्क के एनिमल है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ की होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जबड़े की। देखिए इसका भी थोड़ा सा मज़ेदार चीज़ है, पढ़ा जाता है। 1992 में ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज कराया गया। अगला मिलाने की बात कर रहा है, तो इसको मिलाइए।
तो इसके मिलाते हैं सबसे पहले उरोज थे। अब उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है भाई? क्योंकि वो टन टन कर रहा है, तो स्टर्नम जो कर रहा है इसलिए उड़ रहा है। जत्रुक, जत्रु क्लेविकल करेगा, जत्रु जत्रु क्लेविकल। सी नंबर याद रखिएगा। जानू, जानू क्या हो गया? पेटला हो गया, जानू पेटला हो गया, तो जानू फलक पेटला। और स्कंद फलक जो है एस्केप फला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। उसके बाद बी का 1 आ रहा है, सी का 2 आ रहा है, डी का 3। 4 1 2 3, तो 4 1 2 3 डी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर। इसको मिलाइए। ब्रेस्ट बोन, तो ब्रेस्ट बोन से कैसा आवाज आएगा? टन टन आवाज आएगा। ठीक है। शोल्डर ब्लेड जो है सेके पुला हो जाएगा। नी कैप जो है पेटला हो जाएगा। और कॉलर बोन जो है क्लेविकल हो जाएगा। ठीक है। ब्रेस्ट बोन टन टन आवाज आएगा ब्रेस्ट बोन से। 2 नंबर कॉलर बोन क्लेविकल। नी कैप पेटला हो जाएगा। और शोल्डर ब्लेड जो है स्केपुला हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, सी नंबर 4 1 2 3। ठीक है। अब अपन देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में। चलिए इसमें ये देखते हैं जो कि वीवीआई है। सबसे पहले हम लोग मुख में भोजन लेते हैं, तो कैसे जाता है? जीभ से मुंह में घुसता है। तो मुंह में जैसा ही हम डालते हैं, तब मुख से 2 गो हार्मोन निकलता है, 2 गो एंजाइम निकलता है, जिसका नाम है टॉयलिन एंजाइम, लारिया एंजाइम। कौन सा निकलता है मुख से? लार या टॉयलिन एंजाइम या लारिया एंजाइम निकलता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ग्रास नली से भोजन आमाशय तक ले जाता है। ग्रास नली के बाद ये डायफ्राम हो गया, उसके बाद आमाशय में आता है। तो आमाशय से याद रखिएगा 3 गो हार्मोन, 3 गो चीज़ निकलता है। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा पेप्सिन एंजाइम, और प्रोटीन को पचाने वाला। ठीक है। तो आमाशय से क्या क्या निकला? HCl निकला, पेप्सिन एंजाइम निकला, और प्रोटीन को पचाने वाला निकला। 3 चीज़, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन, प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन आमाशय में हो रहा है, पेप्सिन एंजाइम आमाशय से निकल रहा है, और HCl भी निकल रहा है। उसके बाद छोटी आंत की बात करते हैं। तो छोटी आंत में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है। वसा का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, और पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण भी होता है। तो ये भी यही है कि पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में भी और आमाशय में भी। ठीक है। और वसा का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा कि अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है छोटी आंत में होता है। ठीक है। अब बात करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है, और गुद्दा के द्वारा मल परित्याग होता है। ठीक है। गुद्दा का मतलब क्या होता है? गुद्दा तो समझते ही हैं सब लोग, अन्न जिसको बोलते हैं, जहाँ से सुबह सुबह हल्का होने जाते हैं। तो अन्न से जो है मल परित्याग। बड़ी आंत में क्या होगा? जल का अवशोषण। छोटी आंत में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, और VBI पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होगा। ठीक है। आमाशय से क्या निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साथ में HCl के अलावा पेप्सी भी निकलेगा, यानी पेप्सिन एंजाइम होगा। आमाशय से पेप्सी निकलता है, पेप्सी से याद रखिएगा आमाशय, तो पेप्सिन एंजाइम, आमाशय से प्रोटीन का पाचन। मुख में क्या क्या चीज़ें निकलेगा? टॉयलिन निकलेगा और लारिया एमाइलेज निकलेगा। टॉयलिन एंजाइम या लारिया एमाइलेज। ठीक है। इधर देखते हैं। अब बात करते हैं पित्ताशय में। देखिए एकदम VBI पित्ताशय की बात करते हैं। तो पित्ताशय में क्या होता है? पित्ताशय से पित्त अस्त्रावित नहीं होता, बल्कि पित्त का भंडार रहता है, और वसा का इमल्सीकरण होता है। तो पित्ताशय में 2 पॉइंट VBI है आपका, कि वसा का इमल्सीकरण होता है और पित्त भंडार रहता है। ठीक है। अगला हम बात करेंगे यकृत। यकृत में क्या होता है? पित्त का उत्पादन। तो याद रखिएगा पित्त का उत्पादन जो है आपका पित्ताशय में नहीं, बल्कि यकृत में होता है। उसके अलावा और क्या चीज़ें होती है इसमें? यूरिया का संश्लेषण। यूरिया का संश्लेषण यकृत में ही होता है, लिवर में, ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है। अगला देखिए, अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है, और अपेंडिक्स यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो एक बार और क्लियर करते हैं अपन। सबसे पहले मुख से भोजन लिया, तो मुख में 2 चीज़ें निकला, टॉयलिन एंजाइम और लारिया एंजाइम। ठीक है। टॉयलिन एंजाइम हो गया और लारिया एमाइलेज हो गया।
उसके बाद ग्रासनली से भोजन गया पेट में, आमाशय तक गया, तो पहला पोर्शन आ जाता है आमाशय। आमाशय से दो चीज़ निकलता है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और आमाशय से पेप्सी भी निकलता है, तो पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद जो है छोटी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, और छोटी आंत में सबसे वीवीआई पॉइंट कि वहाँ पे पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। ठीक है, छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत के बारे में जानते हैं, तो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। और इधर हम देखेंगे पित्ताशय में क्या होता है, तो पित्ताशय में पित्त स्टोर रहता है और वसा का इमल्सीकरण भी होता है। याद रखिएगा, वसा का पाचन होता है छोटी आंत में और इमल्सीकरण होता है आपका पित्ताशय में। ठीक है, यकृत के बारे में बात करेंगे तो यकृत में क्या होगा, पित्त उत्पन्न होगा, पित्त का उत्पादन होगा, ग्लाइकोजेनेसिस होगा, और जो है यूरिया का संश्लेषण भी होगा। तो याद रखिएगा, यूरिया का संश्लेषण आपका यकृत के द्वारा होता है, यू से यूरिया, या से यकृत। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है, उसके बाद गुद्दा के द्वारा जो है भोजन, भोजन बोल रहे हैं सॉरी, गुद्दा के द्वारा मल वल जो है आपका अनस से निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र क्या है। तो करवाहट जो है आपका पीछे के भाग में होता है, आगे वाले भाग में मीठा का वास होता है, और साइड साइड में जो आपको खट्टे का वास होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो पाचन का अधिकांश भाग जो संपन्न होता है छोटी आंत में। छोटी आंत को इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन। और छोटी आंत में एक चीज़ और याद रखिएगा, अवशोषण भी होता है आपका, जितना भी भोजन होता है उसका अवशोषण भी, पचा हुआ भोजन का अवशोषण भी होता है। मनुष्य की मुख्य गुहा निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ करती है। तो मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन संपन्न होती है। ठीक है, प्रारंभ होता है, संपन्न नहीं होता, प्रारंभ। क्या होता है कि मुख्य गुहा में जो है लार में जो है आपका एमाइलेज एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च ऑब्लिक कार्बोहाइड्रेट के रूप को जो है माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख्य गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, स्टार्च को माल्टोज में जोड़ देता है। स्टार्च को हम लोग कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो स्टार्च का। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में यकृत का वसा का पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत में दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि यकृत में जो है आपका पित्त का निर्माण होता है, और पित्त स्टोर कहाँ रहता है, पित्ताशय में। तो ये सही है परंतु और गलत है, करेक्ट आंसर। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि यकृत जो है, यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, यकृत क्या करता है, वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। अगला देखिए, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक बायोप्रेरक होता है। ठीक है, कैटलिस्ट है। एंजाइम क्या होता है, वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो बायोप्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को तेज बढ़ाने का कार्य करता है। तो एंजाइम जो कैटलिस्ट का कार्य करता है, प्रोटीन होता है, और जो जैव रासायनिक प्रक्रियाओं है उसको तेज करता है, गति को बढ़ाता है। एंजाइम मूलतः होते हैं प्रोटीन। देखिए एंजाइम क्या होता है, मूलतः प्रोटीन है, जिनका निर्माण जो है, एंजाइम का निर्माण कैसे होता है, मूलतः नाइट्रोजन पदार्थ हो या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को संपादित करते हैं या उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। तो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिनका निर्माण जो है आपका मूलतः नाइट्रोजन पदार्थ और अमीनो एसिड के संश्लेषण द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम है एक प्रोटीन, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ग्लूकोज के एथेनॉल में तो वो करता है आपका 9 का ये जाइमेज। ग्लूकोज C6H12O6 जो है जाइमेज मिलता है, तो इसमें एथेनॉल C2H5OH बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ। एंजाइम जो कि प्रोटीन है। निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति यकृत का कार्य है, यानी लीवर की कार्य के बारे में बता रहा है। तो यूरिया का उत्पादन जो है लीवर का कार्य है। यकृत के बारे में देखिए, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यह उदर गुहा में, यहाँ तक कोई वीवीआई नहीं है,
तो एक चीज़ याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो लीवर है। ठीक है। लीवर के द्वारा क्या है, पाचक अंग है जिसके द्वारा लगभग 500 क्रिया का संपादन होता है। इसकी कुछ क्रिया है जैसे पित्त का उत्पादन कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है। पित्त का उत्पादन यकृत में। रक्त प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीन का उत्पादन भी आपका यकृत में होता है। ग्लाइकोजोनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में परिवर्तित जो है किया जाता है यकृत में। ग्लाइकोजोनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है। रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त, यहाँ पे भी याद रखिएगा, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना आदि जो है यकृत का काम है। एक बार और देखते हैं। तो पहला पॉइंट क्या वीवीआई है इसका, कि पित्त का उत्पादन करना। तो यकृत में पित्त का उत्पादन होता है, स्टोर होता है आपका पित्ताशय में। दूसरा, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ये दोनों पॉइंट वीवीआई हो गया। ठीक है। तीसरा, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन, तीनों वीवीआई है आपका। रक्त में एमिनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का काम कौन करता है, तो यकृत करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए अगला देखिए, लिपिड्स का पाचन मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का सी। लिपिड्स का पाचन जो है पीत अम्ल और लाइपेज के द्वारा होता है। अब देखिए, हमारे भोजन सामग्री के अधिकांश लिपिड सरल वसाव अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। किस चीज़ में होता है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। लिपिड्स के पाचन में जो है लाइपेज नामक एंजाइम, हिम लाइपेक लाइपेज नामक की एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये लिपिड्स को ओसीय वसीय अम्ल तथा मोनोग्लिसरॉल में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से लाइपेज अग्नाशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाला रस है। तो लाइपेज कहाँ से स्रावित होता है आपका, अमाशय और अग्नाशय से स्रावित होता है लाइपेज। ठीक है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। वसा का एमल्सीकरण होता है। पेप्सिन नमक एंजाइम प्रोटीन पचाने में सहायक होता है। तो 3-4 पॉइंट वीवीआई हो गया यहाँ पे। पेप्सिन नमक एंजाइम प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। ठीक है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन और शोषण में सहायक होता है और वसा का एमल्सीकरण भी करता है। चलिए आगे देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है। तो लाइपेज का स्रोत जो है आपका अग्नाशय है। कहाँ से स्रावित होता है लाइपेज, अग्नाशय। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, गैस्ट्रिन। यहाँ पे कुछ वीवीआई पॉइंट बन रहा है, देखिए। सबसे पहला नंबर पे ट्रिप्सिन आ जा रहा है आपका, टोलिन तथा पेप्सिन। तो ट्रिप्सिन का स्राव कहाँ होता है, टिप 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 करता है ये अग्नाशय से। ठीक है। और टोलिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि टोलिन जो होता है आपका, ये कहाँ से निकलता है, लार ग्रंथियों से। और पेप्सी, पेप्सी कहाँ से, तो पेप्सी अमाशय से, पेप्सी अमाशय में होता है। ठीक है। ट्रिप्सिन अग्नाशय, टोलिन लार ग्रंथि, पेप्सी अमाशय। तो ट्रिप्सिन कहाँ, अग्नाशय, टिप 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 करेगा, आगे करेगा, आगे टिप टिप करेगा, तो ट्रिप्सिन अग्नाशय में। टोलिन लार ग्रंथि में, पेप्सिन ये आपका अमाशय में होता है। पेप्सी कहाँ होता है, अमाशय में। चलिए आगे देखिए, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। ट्रिप्सिन एक पेप्टाइडेट
पेप्टाइडेज है जो पेप्टाइड को तोड़ने में कार्य करता है। टोलिन नामक एंजाइम जो है लार में पाया जाता है जो कि मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रिन में तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। जबकि गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। गैस्ट्रिन क्या है, एक हार्मोन है जो कि जी सेल तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होती है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्त्रावन को तीव्र करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर में क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है या किस अंग में प्रारंभ होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो प्रारंभ होता है आमाशय में। देखिए आमाशय में प्रोटीन का पाचन आरंभ तो होता है, लेकिन पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है और पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी आपका छोटी आंत में ही होता है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो पहला तो गलत हो जाएगा कि हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल छोटी आंत में होता है। केवल बोल रहा है मतलब सिर्फ और सिर्फ, तो ये जो कथन गलत है। अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में छोड़ा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। तो आर सही है। तो ये गलत है और आर सही है। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। देखिए प्रोटीन का पाचन जो है आमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है। आमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टमच से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के लिए प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। तो याद रखिएगा आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आमाशय से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन को प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देती है। अमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी में पहुंचता है तब अग्नाशय द्वारा अग्नाशयी रस भोजन से मिलता है, जिसमें प्रोटीन को पचाने के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट भी यही है। पहला है कि आहार नाल में प्रोटीन का जो पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, जिसके लिए क्या निकलता है, जठर रस से पेप्सिन निकलता है। याद रखिएगा जठर रस से क्या निकलता है, पेप्सिन। उसके बाद जो है आपका अग्नाशय द्वारा, ठीक है, ये तो आमाशय में हो गया, और अग्नाशय के द्वारा जो है निकलता है आपका ट्रिप्सिन रस। क्या निकलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम। तो याद रखिएगा अग्नाशय जो है ट्रिप ट्रिप करेगा, आगे जो जाएगा वो टिप टिप करेगा, और आमाशय से जो है पेप्सिन निकलता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को क्या चीज़ में बदल देता है, आपका पेप्टोड में बदल देता है, और ट्रिप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है। प्रोटीन को पाचक में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज होता है, 18 का बी। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्त्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय पैंक्रियाज द्वारा होता है। तो याद रखिएगा एमाइलेज का स्त्राव कहाँ से होता है, लार ग्रंथि और अग्नाशय पैंक्रियाज के द्वारा। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को पेप्टाइड में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का बी, प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए। और ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 19 का। 19 नंबर में बोल रहा है कि कौन सा एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम जो करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में उत्प्रेरक का कार्य बोल रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ठीक है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्त्राव अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए कैटलिस्ट का कार्य करता है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से जो है होता है। अग्नाशय क्या है, एक मिश्रित ग्लैंड है यानी मिक्स्ड ग्लैंड है। याद रखिएगा वीवीआई, अग्नाशय एक मिक्स्ड ग्लैंड है जिससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्त्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होता है, जिन्हें अग्नाशयी या पैंक्रियास्टिक जूस भी कहते हैं। पाचक रस कैसा होता है, क्षारीय होता है, और ये आपका मिक्स्ड ग्लैंड से मिश्रित ग्रंथि से निकलता है। चलिए ठीक है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में पाई जाती है, तो पुच्छ जो होता है अपेंडिक्स होता है।
तो अपेंडिक्स पाया जाता है हम बृहत में यानी बृहदांत्र में, या हम बोल सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अगला देखिए, मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हस्तांतरण क्रम है? जिसका करेक्ट आंसर है डी, शेषांत्र मध्यांतर ग्रहणी। ठीक है, इसका लंबाई दिया हुआ है ग्रहणी, मध्यांतर तथा शेषांत्र। ग्रहणी जो है 25 सेंटीमीटर, मध्यांतर 2.5 मीटर और शेषांत्र 3.5 मीटर होती है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम तथा उसके कार्य के सही जोड़े का चयन कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई कोलाई प्रतिबंब एंडोन्यूक्लियट्स जो है डीएनए के विशिष्ट स्थलों को काटने के लिए। सिर्फ बी सही है, बाकी सारी चीज़ें जो है गलत है आपका। तो 22 का करेक्ट आंसर भी है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो लार में जो है लार की सहायता से पच जाता है जो कि एमाइलेज पाया जाता है। तो 23 नंबर बी स्टार्च। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़ करके इसके पाचन में सहायक करता है। ठीक है, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। 1 नंबर है कि मानव शरीर सेलुलोज को पाचन में अक्षम है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटन। तो 24 नंबर में क्या है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है, मानव शरीर में स्टार्च तथा अपघटक एंजाइम तथा डायस्टेम विद्यमान रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, किंतु आर सही है स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो बी करेक्ट आंसर। ठीक है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होता है। ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है यानी स्टोर रहता है। तो ई रहता है आपका लीवर में, यकृत में, याद रखिएगा यकृत में रहता है। और एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, 2 पॉइंट भी बन जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करना। तो यकृत का 2 काम याद रखेंगे कि सबसे बड़ी ग्रंथि है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करके संचित रखती है, स्टोर रखती है। और आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जब जब ज़रूरत पड़ेगा तब तक ग्लाइकोजन को क्या करेगा, फिर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा और ऊर्जा देगा। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। ठीक है, यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो ग्लाइकोजन के रूप में, और फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल करके ऊर्जा देता है। तो करेक्ट आंसर जो है डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी बड़ी ग्रंथि जो होता है ये होता है आपका भाई यकृत। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है, तो क्या होता है, उसका नाम होता है आपका, एक सेकंड इसका छोटा करने दीजिए, ऑटो ग्रंथि। तो याद रखिएगा मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेगा तो ऑटो ग्रंथि आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यकृत की लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। और भार में यकृत का भार कितना होता है, 1.5 किलोग्राम होता है। यानी यकृत का भार जो है, लीवर का भार 1.5 किलोग्राम रहता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करेंगे तो ऑटो ग्रंथि आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न अंगों में से किस में पित्त का संचय होता है? तो पित्त का निर्माण किस में होता है? तो पित्त का निर्माण होता है आपका यकृत में। स्टोर किस में रहता है? तो पित्ताशय में। पित्ताशय के बारे में देखिए, पित्ताशय क्या होता है, लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी होती है, 4 सेंटीमीटर चौड़ी और अंडाकार थैली होती है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का निर्माण होता है आपका यकृत में। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है?
पित्ताशय में एक उपस्थित होता है पत्थर जो कि किसका पाचन प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी वसा का। पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडार करता है और पित्ताशय के अंदर पित्त अवयव के संगठन से बना अवकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसायुक्त भोजन को जो है, तो पित्त की पथरी क्या होता है कि वसायुक्त भोजन को पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। सामान्य मानव के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एसीएल की मौजूदगी अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। वसीय अम्ल की मौजूदगी अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एनरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो 32 का सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए। सिक्रेटिन नामक हार्मोन का स्राव कायम की अम्लीयता को प्रोत्साहित होता है जो कि जठरीय स्त्रावन है, स्त्रावन को रोकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है। तो पेप्सिन, जो कि पेप्सी कहाँ से निकलता है, अमाशय से निकलता है। अम्मा ला देगी पेप्सी, कौन ला देगा पेप्सी, अम्मा पेप्सी ला देगा, तो अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में स्टोमच बोलते हैं। अब इसको मिलाने की बोल रहा है। ठीक है, तो मिलाइए। सबसे पहला नंबर पे टॉलिन। टॉलिन क्या करता है, स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन, पेप्सी कौन लाती है, अम्मा, तो अमाशय से। और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। रेनिन क्या होता है, रक्त में एंटीओजेंस को एंटीओजेंस में बदलता है। और ऑक्सीटोसिन जो है, अगर हम बात करेंगे तो ये ऑक्सीटोसिन जो है पेशियों को जो है सिकुड़न या प्रेरित करना, मतलब पेशी जो है सिकुड़ता फैलता उसको प्रेरित करने का काम करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 1 5, 2 3 1 5, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए। इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए विटामिन जो है क्या होता है, कैरो होता है। विटामिन जो है क पर 2 गो एकले होता है। विटामिन में क्या होता है, क पर 2 गो एकले। एंजाइम जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन है। हार्मोन की बात करेंगे तो पेप्सिन हो जाएगा। और प्रोटीन जो है केराटिन है, प्रोटीन है जो कि बाल, त्वचा, ये सब चीज़ों में पाया जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है आपका क्या चीज़ में, ये पाया जाता है मेल में। प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है फीमेल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 4 1 और डी का 3, तो 2 4 1 3। 2 4 1 3 तो है नहीं यहाँ पे, एक बार और देखिए। 2 1 4 3 होगा। तो देखिए विटामिन कैरोटीन, ठीक है, 2 एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन जो है 4 और प्रोटीन 3। तो सही तो लिखे थे पहले भी। तो 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और सी का जो है 4 हो जाएगा। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3 बी करेक्ट आंसर। ठीक है, विटामिन में क्या होता है, 2 गो एकले होता है। विटामिन सबसे बड़ा वाला लेटर है, विटामिन 5 गो है, दो 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 4 गो है। प्रोटीन में 3 गो है अक्षर, तो 4 गो अक्षर, इसीलिए जो कैरोटीन आ जाएगा कहीं पर 2 गो एकले। और प्रोटीन में जो है केरेटिन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अपन बना दिया। अब इसको मिलाने के लिए बोल रहा है। चलिए देखिए, फल शर्करा हमको पता है क्या होता है, फ्रुक्टोज। दुग्ध शर्करा में लैक्टोज, चीनी में पाया जाता है सुक्रोज। और द्राक्षा शर्करा की बात करेंगे, फ्रुक्टोज, चीनी में सुक्रोज। तो यहाँ पे 1 3 5 अपने को पता है, द्राक्षा शर्करा और स्टीविया। तो स्टीविया हो जाएगा स्टीवनर और द्राक्षा शर्करा हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए का 4। बी की बात करेंगे 1, 4 1। सी का जो है 5, 4 1 5। डी का जो है अगर हम बात करेंगे तो डी का 2 और ई का जो है 3। तो 4 1 5 2 3। 4 1 5 2 3 सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो द्राक्षासर का क्या होता है? दाक्षा, दाक्षा, दा ग्लूकोज द। फ से फल, फ से फ्रुक्टोज। दुग्ध में होता है लैक्टोज। चीनी में होता है सुक्रोज। और स्टीविया में स्टीवनर। स से स्टीविया हो रहा है, स्टीवनर हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है C6H12O6 होता है। ठीक है, चलिए।